नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ बेहतरीन एमसीक्यू, और ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। बिल्कुल नई तरीके के प्रश्न हैं, स्तरीय प्रश्न हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के अपने प्रश्नोत्तरी यहाँ पर। पहला प्रश्न है, निराला कृत जूही की कली कब प्रकाशित हुई। और एक बात और, ये किसी भी परीक्षा हो आपकी हिंदी सभी के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास सभी परीक्षाओं में समान ही होता है। निराला कृत जूही की कली कब प्रकाशित हुई? 1920, 1922, 1916 या 1910? तो सही जवाब है यहाँ पर 1916। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंत की पहली लंबी कविता कौन सी है? प्रश्न है, पंत की पहली लंबी कविता कौन सी है? रेणुका, संध्या गीत, परिवर्तन या पंचवटी? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, परिवर्तन। तीसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है? सवाल है, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वालों, जो अप्रामाणिक ग्रंथ हैं उन मानने वाले हैं ना, उनमें ये शामिल नहीं है? तो यहाँ पर 4 नाम है, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। और सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आप लोगों ने भी सोच लिया होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, जो कि इस अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं हैं। ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है, कुंडलिनी में उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी जागृत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नाद, दूसरा है बिंदु, तीसरा है प्रकाश, चौथा है सिद्धि। तो नाद यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा, पुरुष परीक्षा की अगर बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, विद्यापति। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन है हेमचंद्र, रामचंद्र, स्वयंभू, सोमप्रभ, सूरी। तो सही उत्तर है गाइज यहाँ पर स्वयंभू हमारे यहाँ पर अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। अगला हमारा 7वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? कब से माना जा सकता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अवस्था, अपभ्रंश से या फिर पाली से? तो इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 3, प्राकृत की अंतिम अवस्था, अपभ्रंश से। 8वां हमारा प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है अबहट, अपभ्रंश, मैथिली या फिर ब्रज? तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? आप सभी को बेहतर तरीके से पता है, अबहट की ये रचना है। और मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ गाइज। हमारा अगला प्रश्न है, आला किस ऋतु में गाया जाता है? आला बहुत ही प्रसिद्ध ये सवाल है, पहले भी परीक्षाओं में पूछा जा सका है। आला जो है वो किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट हमारा 10वां सवाल है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का पूछा जा रहा है, आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विद्यापति, पुष्पदंत, जगनिक या चंद्रवरदाई? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विद्यापति। नेक्स्ट हमारा सवाल है, किस समीक्षक ने विद्यापति के पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? ऑप्शन नंबर 1, आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर 2, रामवृक्ष बेनीपुरी, 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4, शिव प्रसाद सिंह? तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन नंबर 1, आनंद कुमार स्वामी। हमारा 12वां सवाल है, तुझे बुलाता कृषक अधीर, चूस लिया है उसका सारा हाड़ मास ही है आधार। किसान की दयनीय स्थिति को रेखांकित करती यह पंक्ति किसकी है? ध्यान से देख लीजिएगा इन पंक्तियों को। ऑप्शन है यहाँ पर पंत, प्रसाद, निराला या महादेवी? तो सही उत्तर है यहाँ पर निराला।
महाकवि निराला। अगला हमारा सवाल है, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। ये किसकी पंक्तियां हैं? 13वां ये प्रश्न है। आप लोग प्रश्नों को याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अंचल, नवीन, दिनकर या बच्चन, यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 बच्चन। हमारा 14वां प्रश्न है, कैदी और कोकिला किसकी रचना है? कैदी और कोकिला किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो सही उत्तर है यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी का वायरन किस कवि को कहा जाता है? हिंदी का वायरन किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन। हिंदी का वायरन इनको कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, युगधारा सतरंगे पंखों वाली पुरानी जूतियों का कोरस किसके संग्रह है? यहाँ पर 3-4 नाम ये ले लिए गए हैं, तो किसी न किसी का नाम तो याद आ ही गया होगा आप लोगों को। युगधारा सतरंगे पंखों वाली पुरानी जूतियों का कोरस किसके, जो कि सतरंगे पंखों वाली और पुरानी जूतियों का कोरस बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के पास है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धूमिल और मुक्ति बोध। तो सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 नागार्जुन। 17वां हमारा सवाल है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? आरपीएससी 2014 में ये प्रश्न आया था, और इसका सही उत्तर आप लोग बता दीजिएगा, फटाफट से सोच लीजिएगा। सबग्गी, ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध, अंगबधू, किस नाम से ये समग्र रचनाओं का संकलन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अंगबधू। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत का साधन क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? साधन क्षेत्र लिखा हुआ है, यहाँ साधना क्षेत्र होगा। साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है। तो यहाँ देख लीजिएगा, सुंदरदास, पीपा, मलूकदास या जंभनाथ। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मलूकदास। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? दार्शनिक विचारधारा से की दृष्टि से भेदावादी कहना चाहिए विचारधारा है, उससे संबंधित जो संत हैं उनका नाम क्या है? गुरु नानक, मलूकदास, कबीर या दादू दयाल। तो इसका सही उत्तर होगा गाइस सबसे पहला हमारा ऑप्शन गुरु नानक। अगला हमारा सवाल है 20वां सवाल, भक्ति काल के किस कवि का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था? तो पहला ऑप्शन है सूर, दूसरा है जायसी, तीसरा है नंददास, चौथा है तुलसी। तो तुलसीदास जी एक ऐसे कवि थे जिनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था भक्ति काल में। तो तुलसीदास जी सही उत्तर है। 21वां हमारा प्रश्न है, तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तुलसीकृत की कौन सी रचना? यहाँ पर चारों रचनाओं में से कौन सी रचना ऐसी है जो ब्रज भाषा में है? कवि गीतावली, पार्वती मंगल, रामलाल नेहचू या बरवे रामायण। तो गीतावली यहाँ सही उत्तर है। और आप लोगों को सभी की भाषा जो है याद रखनी है। तुलसी जी की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी की भाषा याद रखनी है। कौन सा खंड काव्य है, कौन सा प्रबंध काव्य है, कौन सा महाकाव्य है, इस तरीके के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो कविताएं हैं उनका आप लोगों को विशेषकर यही ध्यान रखना है कि वो कौन सा खंड काव्य है, कौन सा प्रबंध काव्य है, कौन सा चंपू काव्य है और कौन सा महाकाव्य है। ठीक है, और उनकी भाषाएं याद रखनी है आपको। विशेषतः जो भाषाएं हमारी भारतेंदु युग से शुरू हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। भारतेंदु युग में क्या होता है, ब्रज और खड़ी बोली दोनों का प्रारंभ वहाँ से हो जाता है, खड़ी बोली का भी। तो बहुत सारे रचनाकार ऐसे हुए जिन्होंने ब्रज में भी रचनाएं की और खड़ी बोली में भी रचनाएं की हैं। तो कुछ जो रचनाकार हैं उन्होंने ब्रज में अपना काव्य रचा और खड़ी बोली में अपना गद्य रचा है। तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि किसने कौन कौन सी रचनाएं ब्रज में रची हैं और कौन सी खड़ी बोली में, क्योंकि ये इस तरीके के सवाल हैं जो परीक्षा में आप पूछे जा सकते हैं। पहले से अब जो परीक्षाओं का स्तर है वो थोड़ा सा और उच्च हो गया है, तो ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है। कंपटीशन टफ ही रहता है, कोई भी परीक्षा हो। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा, 22वां प्रश्न है, दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? दादू द्वार जिसे कहते हैं, प्रधान पीठ का मतलब है यहाँ पर दादू द्वार। ऑप्शन है यहाँ पर अहमदाबाद, नरैना, आमेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गाइस नरैना।
नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं लिखी गई है? गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, प्रेम वाटिका, नरसिंह जी का मायरा। तो यहाँ तो साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रेम वाटिका मीरा की रचना नहीं है, रसखान की है। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? निम्नलिखित में से कौन सा कवि संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या तुलसीदास? तो 24वां ये हमारा सवाल है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कुंभनदास। नेक्स्ट हमारा 25वां प्रश्न है और 25वां प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? तो किस ग्रंथ की रचना नहीं की है, ध्यान से देख लीजिएगा। गीत गोविंद की टीका, अनेकार्थ मंजरी, राज पंचाध्यायी या श्याम सगाई। तो गीत गोविंद की टीका जो है वो नंददास की नहीं है। अगला हमारा है बाम बाम दिशा समय साम्यवादी, किसकी चर्चित पंक्तियां हैं? बहुत अधिक प्रसिद्ध है ये बाम 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 दिशा और समय साम्यवादी। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के सामने है, नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर या निराला। तो इसका सही उत्तर है गाइस शमशेर। ठीक है, ध्यान रखनी है आप लोगों को पंक्तियाँ भी और कवि और जो पंक्तियाँ हैं वो भी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, रूपाब पत्रिका का संपादन किसने किया? रूपाब पत्रिका का संपादन किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये और आप लोगों के लिए जो परीक्षा उपयोगी होते हैं सवाल वही यहाँ लेकर के आए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। रूपाब पत्रिका के संपादन किसने किया? तो सही उत्तर है यहाँ पर पंत जी। अगला हमारा प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का भारत में पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ जो कि बहुत महत्वपूर्ण संघ है भारत में, इसका पहला अधिवेशन हुआ था और वो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1930 महाराष्ट्र में, 1935 दिल्ली में, 1936 लखनऊ में या 1940 पुणे में। तो इसका सही उत्तर है 1936 लखनऊ में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद का आरंभ किस संग्रह से माना जाता है? प्रयोगवाद के आरंभ की बात चल रही है, तो ऐसा कौन सा संग्रह है जिससे इसका आरंभ माना जाता है? अनामिका से, तार तप्तक से, चांद का मुंह टेढ़ा है या अष्टाक्षर से? तो इसका सही जवाब होगा गाइस तार सप्तक से। आप सभी को पता है प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से हो जाता है। आगे जी ने तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना था। और अगर नई कविता की बात करें कि नई कविता का प्रारंभ कब से होता है, तो दूसरे सप्तक के बाद से, दूसरे तार सप्तक के बाद से नई कविता का आरंभ हो जाता है। और स्वयं अज्ञे जी ने जो नई कविता को नई कविता का नाम दिया था और प्रयोगवादी कविता के खिलाफ यानी विरोध जो है इन्होंने मोर्चा शुरू किया था, यानी आंदोलन चलाया था। इन्होंने जो है प्रयोगवाद को ही नई कविता में परिवर्तित कर दिया था। तो दूसरे सप्तक के बाद की जितनी भी रचनाकार हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, वो सभी जो हैं वो नई कविता के अंतर्गत आ जाती हैं। ये भी एक छोटी सी बात है जो बता देना चाहती हूँ, याद रखिएगा। 30वां हमारा सवाल है, प्रयोगवाद का केंद्रीय सिद्धांत कहाँ था? प्रयोगवाद का केंद्रीय सिद्धांत क्या था? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, आधुनिकवादी जो आधुनिकतावादी सिद्धांत है, समाज की सर्वोच्चता का सिद्धांत, व्यक्ति स्वतंत्रता सिद्धांत। तो क्या सिद्धांत प्रयोगवाद का केंद्रीय सिद्धांत रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति स्वतंत्र जो सिद्धांत, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत ही इसका मुख्य बिंदु रहा है प्रयोगवाद का। अगला हमारा सवाल है, प्रयोगवादियों को किस विचारधारा ने सर्वाधिक प्रभावित किया? मार्क्सवादी, अस्तित्ववादी या समाजवादी या फिर अगला यहाँ चौथा मैं दिख नहीं रहा है, मैं दिखा देती हूँ, राष्ट्रवादी। तो इसका सही उत्तर गाइस होगा जो सर्वाधिक विचारधारा है जिसने प्रभावित किया था प्रयोगवाद को, तो वह रहा था अस्तित्ववाद। ठीक है, तो प्रयोगवादियों ने जो है वो अस्तित्ववाद से बहुत अधिक प्रभावित रहे थे। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगवाद के समानांतर चले साहित्य आंदोलन नकेनवाद का प्रपत्यवाद प्रवर्तक कौन था? नकेनवाद या प्रपद्यवाद का प्रवर्तक कौन था? तो प्रयोगवाद के समानांतर चला था यह साहित्य आंदोलन और नकेनवाद नाम से इसको जाना जाता था। और इसके अगर बात की जाती है प्रवर्तक की, तो यहाँ पर 4 लोग हैं, रामविलास शर्मा, यज्ञ शर्मा, विनय शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। और इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर 4, नलिन बिलोचन शर्मा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? यहाँ पर कौन सप्तक परंपरा के कवि नहीं है?
ऑप्शन देख लीजिएगा, त्रिलोचन नागार्जुन, मुक्तिबोध माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिराज कुमार माथुर। गिरिराज कुमार माथुर। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? त्रिलोचन और नागार्जुन जो है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। अगला देखिएगा, नई कविता पत्रिका का संपादन राम स्वरूप चतुर्वेदी के साथ किसने किया? नई कविता पत्रिका का संपादन किया गया था और इसका संपादन किया था राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने, और इनके साथ इसका संपादन किसने किया था? तो जगदीश गुप्त जी ने इनके साथ इसका संपादन किया था। चारों ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन यहाँ हमारा ठीक है। सन 1954 से 1967 के मध्य नई कविता के कितने अंक निकले? 7, 8, 10 या 14? हालांकि थोड़ा सा बारीक प्रश्न है, पर ध्यान रखिएगा इसको भी। नई कविता से संबंधित अगर प्रश्न अधिकांश पूछे गए तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 1954 से 67 के मध्य नई कविता के जो अंक प्रकाशित हुए थे, कितने हुए थे? 8 प्रकाशित हुए थे। प्रयोगवाद के चमकते हुए काव्य शिल्प पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ा? प्रयोगवाद के चमकते हुए काव्य शिल्प पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ा? प्रगतिवाद, बिंबवाद, मार्क्सवाद या अद्वैतवाद? तो इसका सही उत्तर होगा बिंबवाद। ठीक है, प्रयोगवाद के चमकते हुए काव्य शिल्प पर बिंबवाद, बिंब का यहाँ बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। 37वां सवाल है हमारा, समय के प्रभाव में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद काव्य किस आंदोलन में समा गए? समय के प्रवाह में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद काव्य किस आंदोलन में समा गए? प्रश्न पहला है छायावाद, दूसरा है उत्तर छायावाद, तीसरा है नई कविता, चौथा है समकालीन कविता। और इसका सही उत्तर होगा गाइस यहाँ पर हमारा 37वें का नई कविता। ठीक है, समय और प्रभाव में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद काव्य किस आंदोलन में समा गए? तो ये नई कविता के आंदोलन में समा गए। 38वां हमारा सवाल है, नई कविता में छपा चर्चित लेख लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किसका था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस, आप लोगों को याद रखना है ये प्रश्न। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किसका कहना चाहिए लेख है, किसका चर्चित लेख है? ऑप्शन यहाँ पर है कुंवर नारायण, सर्वेश्वर, दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण शाही या फिर श्री राम वर्मा। सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर तीसरा, विजयदेव नारायण शाही। 39वां प्रश्न है, हिंदी में आधुनिकता की शुरुआत तार सप्तक से हुई और हिंदी के पहले आधुनिक कवि का नाम अज्ञेय, यह कथन किसका है? विशेष कथन है और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं रामविलास शर्मा, शाही, मुक्तिबोध, राम स्वरूप चतुर्वेदी, और इसका सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट हमारा 40वां प्रश्न है, संसद से सड़क तक के रचयिता कौन है? आसान सा सवाल है, आंसर आप लोगों को आ गया होगा। अगर आप लोगों को आपका पाठ्यक्रम याद है तो ये सवाल का जवाब भी याद है। मुक्तिबोध, धूमिल, नरेश मेहता या फिर नागार्जुन, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, धूमिल। 41वां हमारा प्रश्न है, प्रगतिवाद लेखक संघ का आधार मार्क्सवाद रहा तो साहित्य परिषद का स्वभाव रहा है, कैसा रहा है? राष्ट्रवाद का, गांधीवाद, लोहियावाद या जनवाद? दोबारा देख लीजिएगा प्रश्न को। ऑप्शन यहाँ पर जो है ब्लैंक दिया हुआ है। प्रगतिवाद लेखक संघ का आधार मार्क्सवाद रहा है तो साहित्य परिषद का स्वभाव रहा है, कैसा स्वभाव रहा है? राष्ट्रवादी स्वभाव रहा है। आंसर मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, राष्ट्रवादी स्वभाव। 42वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल का यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से लिया गया है? तो आप लोगों को प्रकरण का नाम बताना है, प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4। तो ये जो यहाँ पर अभी कथन मैंने दिखाया ये प्रकरण 4 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रहराज चतुर्थ से है? किस रासो ग्रंथ का जो संबंध है विग्रहराज चतुर्थ से है? तो ऑप्शन है यहाँ पर विसलदेव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, रणमल छंद। तो सही जवाब है यहाँ पर हमारा विसलदेव रासो। नेक्स्ट प्रश्न है, किस साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए हैं? किस साहित्य में सर्वाधिक जो रचित काव्य चरित काव्य हैं वो रचे गए हैं? सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य, गाइस जैन साहित्य या रासो साहित्य? और इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3,
जैन साहित्य। जैन साहित्य एकमात्र ऐसा साहित्य था जिसमें अधिकांशतः चरित काव्य रचे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत निम्न में से किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर जो है 45वां हमारा ये प्रश्न है और इसके सही उत्तर आपको बताने ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। मणिभद्रा, कपालका, मेघलापा, लक्ष्मीकरा। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कपालपा। ठीक है, तो कपालपा ऐसी थी जिसे इन्होंने 84 सिद्धों के अंतर्गत योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट हमारा 46वां प्रश्न है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त यह कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है। नेट जून 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो ये PYQ है, आप लोग यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। MCQ में हम PYQ भी एक दो रखे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे प्रश्न। इस तरीके से आप लोगों को आइडिया लग सकता है कि ऐसे भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो यहाँ प्रकरण 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं, तो यहाँ प्रकरण 4 से ही यह प्रश्न लिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। निम्न में से किस आचार्य ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। 47वां प्रश्न है। निम्न में से किस आचार्य ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। हमारा 48वां सवाल है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल का क्या नामकरण किया। रीतिकाल का नामकरण अंधकार काल, कला काल, अलंकृत काल या श्रृंगार काल रखा। यहाँ ऑप्शन थोड़े से आप लोगों को गड़बड़ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 1 हो जाएगा। तो क्या नाम मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को दिया है, बस आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ 7 आया है यानी कि अलंकृत काल, ये हमारा उत्तर यहाँ पर राइट है। हमारा अगला सवाल है यहाँ पर। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह कथन किसका है। श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ मैं फिर बता रही हूँ। ऑप्शन यहाँ ऐसे जाएंगे, ये ऑप्शन कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है फॉन्ट में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है बच्चन सिंह। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह कथन बच्चन सिंह जी का है। अगला है। यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है यह। किसका कथन है ये आप लोगों को बताना है। तो यह कथन किसका है। यहाँ पर ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा सवाल है। छंदमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ पर है छंदमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 2 भाग। छंदमाला को मैंने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाया हुआ भी है अपनी एक वीडियो में। अगला प्रश्न है। किस दर्शन में राधा कृष्ण की युगलोपासना पर बल दिया गया है। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो किस दर्शन में कृष्ण की युगलोपासना पर बल दिया गया है। प्रश्न को ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा 52वां प्रश्न है। रामचरितमानस के विषय में कौन सा कथन गलत है। यहाँ है रामचरितमानस के विषय में कौन सा कथन गलत है। पहले टीका रामचरण दास ने लिखी, यह कथन गलत है। या फिर इस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा, सर्वप्रथम रहीम को सुनाई गई, या कलीकाल का वर्णन मिलता है। तो इसमें से जो एक कथन गलत है वह है सबसे पहले रहीम को सुनाई गई, ये वाली बात यहाँ पर गलत है। अगला हमारा प्रश्न है। सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ। सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ। राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम यहाँ पर सही उत्तर है। रागमाला, राग कल्पद्रुम, राग सूरसमाला था, तो यहाँ सही उत्तर है राग कल्पद्रुम। नेक्स्ट हमारा 54वां सवाल है। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है। श्याम मनोहर पांडे, चंद्रवली सिंह, विजयदेव नारायण शाही या रामचंद्र शुक्ल।
तो गाइस सही उत्तर है यहाँ पर विजयदेव नारायण शाही। जायसी पहले कवि, सूफी बाद में है, ऐसा कहा विजयदेव नारायण शाही ने। अगला हमारा 55वां प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, श्याम सगाई या भंवर गीत? और इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन नंबर 2, रस मंजरी। अगला हमारा प्रश्न है जो कि 56वां प्रश्न है, भाषिक शुद्धता, मर्यादाबद्ध नैतिकता और नवजागरण कालीन सुधारवादी दृष्टि संपन्न साहित्य युग कौन सा कहलाता है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या भक्ति काल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, द्विवेदी युग जो है वही युग ऐसा था जिसमें हम देखेंगे भाषिक शुद्धता भी दिखाई देती है, मर्यादाबद्ध नैतिकता भी, नवजागरण कालीन सुधारवादी आंदोलन भी यहाँ दिखता है। साकेत की नायिका का क्या नाम है? सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया है एकदम से बीच में। ऐसे ही आपकी परीक्षा में भी आएंगे कुछ प्रश्न, बहुत साधारण, कुछ असाधारण, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले प्रश्न आएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में चलते रहेंगे, एकदम आसान, फिर एकदम भारी, एकदम साधारण, एकदम बीच का। साकेत की नायिका का क्या नाम है? तो पार्वती, उर्मिला, राधा या मांडवी? अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बताया जाएगा। सही उत्तर है यहाँ पर 2, उर्मिला। साकेत आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है, यूजीसी नेट, एचपीएससी और यूपीएससी भी, तो आप लोग इसका उत्तर आसानी से बता देंगे। उर्मिला जो है साकेत की नायिका है। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, प्रिय प्रवास काव्य में राधा का कौन सा रूप देखने के लिए मिलता है? नर्तकी, समाज सेविका, प्रेमिका, विरहिणी? तो यहाँ पर आपको बताना है राधा का रूप, यानी कैसा रूप है प्रिय प्रवास में। तो यहाँ पर समाज सेविका का रूप देखने के लिए मिलता है राधिका का। तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने राधा और कृष्ण को ब्रह्म या ईश्वर की तरह नहीं, साधारण व्यक्ति की तरह देखा है और समाज के लिए सेवी के रूप में देखा है, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आता है। हमारा अगला सवाल है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है साकेत, दूसरा है प्रिय प्रवास, झरना, उर्वशी? तो इसका सही उत्तर होगा, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है हमारा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य है, लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ कि संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है और इसमें विभिन्न प्रकार के संस्कृत के छंदों को लिया गया है। स्वयं जो है यहाँ पर कवि ने इसके बारे में चर्चा की है अपनी भूमिका में, और प्रिय प्रवास की जो भूमिका है वो आप लोगों को ध्यान से देखनी है। परीक्षा के लिए भी मैंने इस पर अलग से शॉर्ट्स भी डाले हैं, वीडियो भी बनाई है। जब मैंने प्रिय प्रवास की वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने ये चर्चा की है कि प्रिय प्रवास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, नहुष किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? ठीक है, जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, नहुष, तो ये है मैथिली शरण गुप्त या श्री राम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध? तो यहाँ पर सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट हमारा 61वां सवाल है, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कौन सी है? बसंत, साकेत, निर्झर या हेमंत? तो सही उत्तर है इसका हेमंत। अगला हमारा सवाल है, प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभाजित है? 17, 16, 15, 13? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1, 17। प्रिय प्रवास 17 सर्गों में विभाजित है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी रचना की पंक्तियां हैं? यहाँ पर आपको बताना है किसकी, ये विप्लव गायन और नवीन जी की है, उसकी रचना है ये, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अगला हमारा ऑप्शन है यहाँ पर 64वां प्रश्न, श्रीधर पाठक की सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं? ऑप्शन पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 रामदहीन मिश्र, ऑप्शन 4 शंभूनाथ सिंह? तो यहाँ आपको बताना है सही उत्तर, और इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। श्रीधर पाठक के सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक उनको ठहरते हैं वो यहाँ माफ़ कीजिएगा, रामदहीन पर लगा है निशान, रामचंद्र शुक्ल बोल रही हूँ, तो रामचंद्र शुक्ल सही है। श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है श्रीधर पाठक के बारे में। अगला हमारा सवाल है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार जान सकें जिससे परंपरा सब कहीं? राष्ट्रभाषा विषय की चिंता किस कवि की है?
तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास भारतेंदु जी, स्नेही जी, मैथिली शरण गुप्त या सियाराम शरण गुप्त। देखो, राष्ट्रभाषा संबंधित जो रचनाकार हैं वो बहुत हुए, रामधारी सिंह दिनकर भी इसी में आएंगे, सियाराम शरण गुप्त भी यहीं आते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है देश से संबंधित। और सबसे पहले यहाँ हमारा ध्यान भारतेंदु जी की तरफ जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि जो पंक्तियाँ हैं कि निज, यहाँ पर निज शब्द का प्रयोग हुआ है, हम निज विचार जान सकें जिससे परंपरा सब कहीं, तो ये जो बात कही है मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से प्रिय प्रवास की काव्य विधा क्या है? प्रिय प्रवास की काव्य विधा क्या है? क्या यह एक वीर काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है या प्रबंध काव्य? देखिए, मैंने बताया था ना इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आ सकते हैं। प्रबंध काव्य है, प्रिय प्रवास एक प्रबंध काव्य है। ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली में रचना करने वाले भारतेंदु जी का उपनाम क्या है? भारतेंदु जी का उपनाम ठाकुर है, रसा है, बेनी है या अब्र है? तो भारतेंदु जी का अगर उपनाम पूछा जाता है तो भारतेंदु जी का उपनाम रसा है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से कौन रसिक समाज के संस्थापक हैं? निम्न में से कौन रसिक समाज के संस्थापक हैं? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन। सही उत्तर है यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, रसिक समाज के संस्थापक। हमारा अगला सवाल है, रसिक समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये रसिक समाज से संबंधित। 1874 मिर्ज़ापुर, 75 प्रयाग और 1876 छत्तीसगढ़, 1877 उज्जैन। तो रसिक समाज की जो स्थापना हुई थी गाइज वो हुई थी मिर्ज़ापुर में। ठीक है, याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर में हुई थी, 1874 में हुई थी। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि रसिक समाज के संस्थापक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संस्थापक हैं और इसकी स्थापना हुई थी मिर्ज़ापुर में 1874 में। अगला हमारा सवाल है, बंदर सभा, बकरी बिलाप, मूक प्रश्न किसकी हास्य व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं? 70वां ये प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 71वां प्रश्न है, रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु युगीन किस कवि का मुख्य नाटक है या प्रमुख नाटक है? रणधीर प्रेम मोहिनी। तो रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन या प्रेमघन या श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर जगमोहन। तो ये इसका सही उत्तर होगा श्रीनिवास दास। और उम्मीद है आप लोगों को पहले से ये याद भी होगा, फिर भी क्योंकि मैंने कहा है हल्के और भारी सभी तरीके के प्रश्न आने हैं परीक्षा में, सो यहाँ भी ऐसे ही लिए गए हैं। फटाफट रिवीजन की क्लास ये समझ सकते हो आप लोग। 72वां प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया? जागरण सुधार काल, मध्य आधुनिक काल, नव जागरण काल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा गाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल याद रखना है, नगेंद्र ने द्विवेदी युग को नाम दिया है जागरण सुधार काल। अगला हमारा प्रश्न है 73वां प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आरंभ हुआ कब से? 1899, 1900 ईस्वी, 1903, 1909। तो इसका जो आरंभ है वो हो गया था 1900 ईस्वी से। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 1903 से 1920 तक, 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक, 1903 से 1918 तक, 1903 से 1910 तक। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वह है 1903 से 1920 तक का जो समय रहा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रहा। इन्होंने इसकी का संपादकत्व संभाला। अगला हमारा सवाल है 75वां सवाल, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अनुदित ग्रंथ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। अनुदित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? संपत्ति शास्त्र, प्राचीन पंडित और कवि, बेकन विचार रत्नावली या विदेशी विद्वान। सही उत्तर है यहाँ पर बेकन विचार रत्नावली। हमारा 76वां सवाल है, हिंदी पर फारसी का प्रभाव किसका चर्चित निबंध है? हिंदी पर फारसी का प्रभाव किसका चर्चित निबंध है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गोपाल शरण सिंह, नाथूराम शर्मा शंकर। तो इसका सही उत्तर होगा गाइस अंबिका प्रसाद वाजपेयी। अगला हमारा प्रश्न है, सामाजिक समस्या को वाणी देकर तहलका मचाने वाले प्रबंध काव्य गर्भरंडा रहस्य किसका है?
सामाजिक समस्या को बाणी देकर तहलका मचाने वाला गर्भरंडा रहस्य किसका है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी का, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गोपाल शरण सिंह, नाथू शंकर जो हैं उनका, नाथू शर्मा शंकर। तो इसका सही उत्तर होगा गाइस नाथू शर्मा शंकर। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, गर्भरंडा रहस्य। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं ये उसे काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह कथन नेट जून 2019 का यह सवाल है। तो ये अपभ्रंश के नमूनों से संबंधित जो प्रश्न किया था उसके ऑप्शन यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल। उस टाइम में जो वो पेपर आया था 2019 का जून का, उसमें रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्य इतिहास से बहुत प्रश्न पूछे गए थे। अगला हमारा सवाल है, जायसीकृत पद्मावत है क्या है? एक पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या फिर चंपू काव्य। तो इसको मैं सही रूप में आप लोगों को बताऊं तो ये एक रूपक काव्य है। हमारा 80वां सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ये कवितावली किस भाषा की है? ब्रज, मैथिली, बुंदेली, अवधी। तो ये ब्रज की रचना है। नेक्स्ट है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तुलसीदास जी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नहचू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न। तो ज्योतिष से है यहाँ पर रामाज्ञा प्रश्न का संबंध। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य पूछा जा रहा है। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शंकराचार्य। नेक्स्ट हमारा सवाल है, 83वां सवाल है, निम्न में से कौन कवि अस्त्रछाप का नहीं है? अस्त्रछाप का कवि निम्न में से कौन नहीं है? कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चरणदास या कुम्मन दास। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 चरणदास। नेक्स्ट हमारा 84वां प्रश्न है, नंददास किस काव्यधारा के कवि हैं? नंददास किस काव्यधारा के कवि हैं? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, प्रेम मार्गी काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। तो सबको आसानी से पता होगा नंददास तो कृष्ण भक्ति काव्य में आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, भूषण के वीर रस के उदाहरण सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण के बारे में यह कथन किसका है? भूषण के वीर रस के उदाहरण सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण के बारे में जो ये कथन है, ये कथन किसका है? नगेंद्र जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य शुक्ल जी का, राम कुमार वर्मा जी का। तो सही उत्तर है यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी। भूषण को वीर रस का उदाहरण सारी जनता के हृदय की संपत्ति है, ऐसा कहा है हमारे आचार्य शुक्ल जी ने। ठीक है, और इसी तरीके से ये 85 प्रश्न हमारे आज इस MCQ में थे। जल्दी ही दूसरा MCQ लेकर के आऊँगी। आप लोग फटाफट रिवीजन वाली अपनी इस तैयारी में जुटे रहिएगा। हिंदी सीरीज़ हमारी चल ही रही है, हिंदी कविता की यूनिट 5। और अगर आप लोगों को वीडियो वाकई पसंद आई है, आपने पूरी वीडियो देखी है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।